वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 47 है। आर की सीरीज चल रही है। हिस्ट्री की प्रैक्टिस इसमें हम कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के प्रमुख कारण क्या थे। 4 कारण है यहाँ पर और नीचे हैं इस प्रश्न के कूट। मतलब किसी भी में उपरोक्त सभी नहीं है, यानी कोई ना कोई नहीं होगा इसमें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास कराने के प्रमुख कारण क्या थे। भारत में स्थित कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों पर नियंत्रण करना, कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों पर मुक्त व्यापार और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना करना, कंपनी के हितों तथा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच संतुलन कायम करना, और चौथा है ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्व के अन्य भागों में होने वाले युद्धों के खर्च का बोझ कम करना। वॉरेन हेस्टिंग का समय है ये। पहला वाला है इसमें, दूसरा वाला है, तीसरा वाला, चौथा वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए केवल कथन 4 गलत है यहाँ पर। कंपनी के द्वारा दिए जा रहे लाभांश की ऊंची दरों और उसके अधिकारियों द्वारा भारी संपत्ति लेकर स्वदेश लौटने के कारण ब्रिटिश समाज के दूसरे वर्गों में ईर्ष्या की आग भड़क गई। साथ ही 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की राजनीति अत्यंत भ्रष्ट हो चुकी थी। कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपने एजेंटों के लिए पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त की थी। कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों के कारण अन्य व्यापारी, उद्योगपति तथा ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की उभरती हुई शक्तियों ने भी चोट की, क्योंकि वे भी भारत की विशाल संपदा पर अपना अधिकार चाहते थे। अंत में कंपनी के हितों तथा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्गों के बीच संतुलन कायम करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो 1 2 3 सही है, चौथा वाला गलत है। देखिए इस सीरीज़ की आप फुल टेस्ट इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। 149 में इतना कम इसलिए रखा था कि सभी इसको अफोर्ड कर सकें। काफ़ी समय से ऑफर चल रहा है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो आप। दूसरा प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल था। पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन कर उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अधीन लाई गईं। भारत में कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान शामिल है वो है ऑप्शन नंबर बी। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन कर उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अधीन लाई गईं। पूर्व के साथ पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार है वो समाप्त नहीं हुआ था, वो बना रहा था। भारत में कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं की जाने लगी थी। कंपनी के अधिकारी कंपनी के द्वारा ही चुने जाते थे अब तक। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसमें समय है वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा होगा, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, पहला वाला सत्य, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी का पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दूसरा वाला भी सही है। इस कानून के कारण दूसरा वाला ही सही है केवल। इस कानून के कारण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ तथा उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के निगरानी में आ गईं। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत में अपने अधिकारी नियुक्त करने का कंपनी का बहुमूल्य अधिकार उसी के हाथों में बना रहा। और चौथा वाला भी असत्य है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो ऊपर हो गया है वो 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
अंतिम कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1784 के पिट का इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कौन सा वाला गलत होगा यहाँ पर? इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया। बिल्कुल, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया और भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया और पहला वाला गलत है यहाँ पर। ठीक है, इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। यह गलत है, पहला वाला सत्य, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के 200 तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे पिट का इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ। ठीक है, ब्रिटिश विजय का, यानी और पक्के हो गए अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। कब खत्म होगा? 1833 में। ये 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, 13 और 33, ये पूछते हैं एग्जाम में। भारत की सरकार तथा उसका राजस्व भी कंपनी के हाथों में बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1813 के ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति के प्रभावों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है यहाँ पर। इस नीति के कारण खेतीहर भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। भारत में ब्रिटिश माल तथा ब्रिटेन में भारत निर्मित सामान बिना किसी शुल्क के साथ आने जाने लगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनेताओं ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी की। देखिए, दूसरा वाला गलत है यहाँ पर, केवल पहला और तीसरा ही सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1813 में भारत के संदर्भ में अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता तथा कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। इस नीति के कारण खेतीहर भारत को अब औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत पर लादी गई मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा थी। भारत के दरवाजे तो विदेशी सामानों के लिए खुले छोड़ दिए गए, मगर जो भारतीय माल ब्रिटिश मालों से प्रतियोगिता कर सकते थे उन पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिए गए। तीसरा कथन जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं तथा व्यापारियों ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी की ताकि किसान बेहतर स्थिति में हो और विदेशी कारखानों में बना माल खरीद सके। उन्होंने भारत के पश्चिमीकरण का समर्थन भी किया ताकि अधिकाधिक भारतीयों में पश्चिमी मालों के प्रति रुचि का विकास हो सके।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया। भारत में डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय कॉर्नवालिस को दिया जाता है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, डलहौजी को दिया जाता है। इनकरेक्ट ही बताना है, दूसरा इनकरेक्ट है। पहला सत्य, अंग्रेजों ने भारत में एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली कायम की तथा तार की व्यवस्था की शुरुआत की। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही डाक टिकटों एवं तार लाइनों का आरंभ किया गया। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ये कॉर्नवालिस है, सॉरी, ये डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी ही। भारत में रेलवे लाइन का विकास कार्य सबसे पहले डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी भारत में तेजी से रेल लाइन बिछाने का पक्का समर्थक था। बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन यातायात के लिए 1853 में शुरू की गई। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है। ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, भारतीय जनता का आर्थिक और राजनीतिक विकास करना, भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना ही था। केवल भारतीय जनता का आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं था। भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना भी नहीं था। दूसरा और तीसरे को हटाइए, केवल पहला ही करेक्ट होगा इसका। केवल पहला वाला ही करेक्ट है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तथा विभिन्न उपनिवेशों के कारण वहां के उद्योगपतियों और अधिकारियों के पास काफ़ी पूंजी इकट्ठा हो गई थी। इस कारण से भारत सरकार ने उनको निश्चित लाभांश का आश्वासन देकर उनकी पूंजी को रेलवे के विकास में लगाया, जिस कारण ब्रिटेन के उद्योग धंधों के साथ साथ वहां के लोगों को रोजगार के रूप में काफ़ी लाभ हुआ। रेलों की योजना तैयार करने, उनका निर्माण तथा प्रबंधन में भारत और उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को महत्व नहीं दिया गया। इसके विपरीत खास ध्यान भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति का रखा गया। रेल भाड़ों को इस प्रकार तय किया गया था कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले तथा वस्तुओं के आवागमन को हतोत्साहित किया जा सके, न कि प्रोत्साहित। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया? इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस की है, ये सी है इसका आंसर। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया। इस इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों में किया गया? बंगाल में किया गया, और बंगाल मद्रास है, बंगाल बिहार है, बंगाल बिहार में, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त प्रथा का आरंभ किया। इसी से रिलेटेड थोड़ा डीप जाके प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, इस्तमरारी या स्थायी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जमींदारों और मालगुजारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। रेयत यानी किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर यानी लगान की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। कौन सा सही है? देखिए, जमींदार और मालगुजार बिल्कुल भूमि के स्वामी थे, पहला वाला करेक्ट है। रेयत किसान द्वारा सीधे सरकार को नहीं दिया जाता था। मान लीजिए किसान है, बीच में है जमींदार, तो किसान देगा जमींदार को और जमींदार देगा अंग्रेजों को, तो दूसरा वाला गलत है। और लगान जो है वो निश्चित है। स्थायी बंदोबस्त में जो है लगान निश्चित है, चाहे खेती मतलब फसल चाहे हो या ना हो, ठीक है, लगान देना पड़ता था। तो 1 और 3 डी है इसका आंसर। देखिए, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई इस्तमरारी या फिर स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों और मालगुजारों को भूमि का
स्वामी बना दिया गया। जमींदार अब अपने इलाके की सारी ज़मीन के मालिक बन गए। उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। दूसरा वाला गलत है। किसानों से लगान यानी कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को थी। जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता उसका 10/11 भाग उन्हें सरकार को देना पड़ता था और केवल 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे जमींदार। तीसरा वाला सही है। इस व्यवस्था के तहत लगान की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। अगर किसी कारण से फसल नष्ट हो जाए तो भी जमींदार को लगान की निश्चित रकम ब्रिटिश सरकार को तय की गई तिथि को नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी, वरना उसकी जमीन बेच दी जाती थी। अंग्रेजों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण था। इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव था। स्थायी बंदोबस्त में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा हुआ, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। एक तो वो थी स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में लागू की उन्होंने। इसका प्रमुख कारण था इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव, स्थायी बंदोबस्त में कंपनी को वित्तीय घाटा हो रहा था। केवल पहला और दूसरा। देखिए, अंग्रेजों ने भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कर की एक नई व्यवस्था लागू की जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ मालगुजारी यानी लगान के बंदोबस्त किए जा सकें। इसलिए वहाँ जमींदारी प्रथा लागू करने से स्थिति उलट पुलट जाएगी, इसलिए उन्होंने सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया, यानी बीच के जमींदार हटा दिए गए। अंग्रेज अधिकारियों को यह भी एहसास हुआ कि स्थायी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से घाटा उठा रही है, क्योंकि उन्हें मालगुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था और वे ज़मीन से होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रह जाते थे। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए जमींदारी व्यवस्था में और रैयतवाड़ी में, तो वहाँ जो है बिचौलिया जमींदार है, यहाँ नहीं है। यहाँ अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार है वो सीधे लगान लेगी किसानों से और यहाँ भूमि का मालिक किसान हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त में कौन है भूमि का मालिक? जमींदार। अब इसी पर ये प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा सही है इसमें? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में बीच में जमींदार था। किसान को ज़मीन का वास्तविक मालिक माना जाता था। ठीक है, वहाँ पर जमींदार था। करों यानी मालगुजारी का निर्धारण यहाँ पर समय समय पर किया जाता था। वहाँ मालगुजारी या लगान निश्चित था। फसल नष्ट भी हो जाए तब भी निश्चित तिथि को लगान देगा जमींदार। ठीक है, और किससे लेगा? किसान से। किसको देगा? अंग्रेजों को। यहाँ तीनों के तीनों सही हैं, सी है इसका आंसर। ये सब याद रखिएगा, डिफरेंस भी। रैयतवाड़ी का स्टेटमेंट घुसा देगा स्थायी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त का रैयतवाड़ी में। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत में जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में किसान यानी काश्तकार जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था उसका मालिक मान लिया जाता था। शर्त यह थी कि वह उस जमीन का लगान देता रहे बस। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। प्रत्येक 20-20 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था और तब आमतौर पर मालगुजारी यानी लगान बढ़ा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। ऊपर दिया गया विवरण अंग्रेजों द्वारा लाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इजारेदारी व्यवस्था, महलवाड़ी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त या सरंजामी व्यवस्था? यहाँ उत्तर इजारेदारी व्यवस्था नहीं है,
स्थायी बंदोबस्त भी नहीं है, सरंजामी भी नहीं है, यहाँ है महलवाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, गंगा के दोआब में पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया जिसे महलवाड़ी प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था में मालगुजारी यानी कर या लगान का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया जाता था जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। दूसरा कथन है, अंग्रेजों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। बिल्कुल, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जो प्रथा शुरू की थी, व्यवस्था शुरू की थी, स्थायी बंदोबस्त तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थीं, दोनों की दोनों। यहाँ जमींदार बिचौलिए हैं, यहाँ जमींदार बिचौलिए नहीं है। भूमि का मालिक जमींदार है यहाँ किसान ही सीधा भूमि का मालिक है, सीधा लगान अंग्रेजों को दे रहा है। यहाँ पर पहले किसान जमींदार को दे रहा है और फिर जगह जमींदार दे रहा है अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने भूमि में एक नए प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की कि उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। पूरे देश में अब भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित करने के लिए किया गया और ये चीज़ आज भी है। तो इस टॉपिक से निकलते हैं 16 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं, ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पेड टेलीग्राम ग्रुप से टेस्ट सीरीज़ जो है वो PDF फॉर्मेट में है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।